प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय रायपुर पाली द्वारा चलाए जा रहे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई है भाषा। भाषा का अध्ययन करने के लिए हमने पूर्व में वीडियो बनाए। उन वीडियो के माध्यम से हमने भाषा की उत्पत्ति, भारतीय आर्य भाषा के प्रकार, भारतीय आर्य भाषा के 3 प्रकार है जिनका हमने अध्ययन किया। प्रथम, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। द्वितीय, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तृतीय, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इनका हमने संक्षिप्त अध्ययन किया। साथ ही इनके भेद, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, इनकी भी हमने चर्चा की। मुझे उम्मीद है आपने उन वीडियो को ध्यान से देखा होगा और ग्रहण किया होगा। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने इन सभी वीडियो के नोट्स आपको शेयर किए हैं। उन नोट्स को नोटबुक में नोट करके आपने इन वीडियो को देखा होगा, जिससे आज के बिंदु अपभ्रंश भाषा को समझने में आपको आसानी होगी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के 3 रूप है जिसकी चर्चा हमने पूरी वीडियो में भी की है। प्रथम पाली, द्वितीय प्राकृत और तृतीय अपभ्रंश। तो आज हम अपभ्रंश भाषा की चर्चा करेंगे। अपभ्रंश का अर्थ है नीचे की ओर गिरना, बिगाड़, विकृति या बिगड़ा हुआ रूप। उस समय सुसभ्य व साहित्यिक भाषा संस्कृत रही होगी। अपभ्रंश एक लोक भाषा या जनभाषा है। ये संस्कृत के मार्ग से हटकर एक भाषा है। संस्कृत शुद्ध साहित्यिक भाषा है, जबकि अपभ्रंश उसका बिगड़ा हुआ रूप है। उस समय साहित्यिक रचनाएं संस्कृत में होती थी। अपभ्रंश एक जनभाषा है, लेकिन इसमें फिर भी साहित्य की रचनाएं हुई है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में स्वयंभू, पुष्पदंत, सरेपा, अब्दुल रहमान जैसे अनेक कवि हैं जिन्होंने अपभ्रंश में रचनाएं की। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझना। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, इसलिए इसको संक्रमणकालीन या संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय है 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी भाषा के लक्षण 8वीं शताब्दी से ही शुरू हो जाते हैं। 13वीं शताब्दी तक हिंदी में अपभ्रंश के लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए इस भाषा को संक्रमणकालीन या संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। संक्रमण काल को आप समझ सकते हो, जब एक धारा मिट रही हो और दूसरी धारा जन्म ले रही हो। भाषा को बढ़ने में और मिटने में समय भी लगता है, 100, 200, उससे अधिक साल भी लगते हैं। इस समय न तो ये भाषा पूरी तरह से समाप्त हुई और न ही पूरी तरह से नई भाषा का जन्म हुआ, उत्थान हुआ। इसीलिए इस भाषा के इस दौर को संक्रमण काल या संधि काल भी कहते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, किंतु डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदित नारायण तिवारी भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग चंड के प्राकृत लक्षण ग्रंथ से मानते हैं। इसको भी नोट करना है, प्यारे विद्यार्थी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश की कुछ विशेषताएं
भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि विशेषताएं भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा रही थी। अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसंगों का प्रयोग होने लगा था। अपभ्रंश में दो वचन और दो ही लिंगों का प्रयोग मिलता है। अवहट इस अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्ती रूप है। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अणय अणय भाषा कहा, क्योंकि यह तय वर्ग बहुला भाषा मानी जाती है। इसमें विभक्तियां केवल 3 ही थी। नपुंसक लिंग पूरी तरह समाप्त हो गया था। इसका पदक्रम निश्चित और तद्भव शब्द की प्रधान ये भाषा थी। शब्द रूप जो संस्कृत में 24 थे, पाली में 12 थे, प्राकृत में 8 थे। अपभ्रंश में केवल 6 का ही प्रयोग हुआ, यानी शब्द रूप केवल 6 ही थे। इसमें राजस्थानी को अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा जाता है। जेठी बेटी से तात्पर्य ये है, जेठी यानी जो जेठ शब्द है, वो जेठ शब्द अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से देखो तो जेठ शब्द बड़े के रूप में ही प्रयोग में आता है। तो जेठी बेटी यानी बड़ी बेटी, यानी अपभ्रंश से जिन भाषाओं का जन्म हुआ, तो प्रथम भाषा का जन्म राजस्थानी को ही माना जाता है। इसलिए राजस्थानी को अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा जाता है। इसके समय में भी कुछ विद्वानों के अलग अलग मत है। उदयनाथ तिवारी ने इसका समय 700 ईस्वी से माना है। उनका ग्रंथ है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उसमें इसका उल्लेख है। डॉक्टर नामवर सिंह ने भी 700 ईस्वी से ही इसका उल्लेख माना है। उनका भी ग्रंथ है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, उसमें उल्लेख है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश का उद्भव 500 ईस्वी से माना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपभ्रंश का ही एक परवर्ती रूप है अवहट, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अवहट ये केवल नाम भेद और विद्वानों के मतभेद के कारण एक विवाद का विषय है। अवहट को एक नई भाषा का नाम दिया गया है। कुछ विद्वान इसको भाषा न मानकर इस अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप मानते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसकी जानकारी जरूरी है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी अवहट को ही माना है। आठवीं से 12वीं शताब्दी का समय न तो हिंदी का है और न ही अपभ्रंश का है। ये एक ऐसी भाषा है जो अपनी पुरानी विशेषताओं को नहीं छोड़ पा रही है और नया कलेवर भी पूरी तरह से प्राप्त करने में ये सक्षम नहीं है। इतना इसमें नयापन भी नहीं है कि इसको हम नई भाषा का नाम दे सके, और इसमें उतना पुरानापन भी नहीं है कि इसको हम अपभ्रंश कह सके। और साथ ही साथ ये भाषा इस दौर में अपने स्वरूप के लिए भी स्थिर नहीं है। इसीलिए विद्वानों ने इस भाषा को नया नाम दे दिया, अवहट। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को
पुरानी हिंदी कहा था। ये परीक्षाओं में कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। इस अपभ्रंश को परवर्ती अपभ्रंश या अपभ्रंश का अपभ्रंश, परवर्ती शब्द बाद के लिए आता है, यानी उत्तरी अपभ्रंश इसको कह सकते हो आप। यानी अपभ्रंश के बाद का समय, यानी जिसको उत्तरी अपभ्रंश कर दो या परवर्ती कर दो। अपभ्रंश का अपभ्रंश यानी अपभ्रंश का बाद का समय, उसका भी अपभ्रंश थोड़ा सा उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, ऐसा विद्वान मानते हैं। देसिल बहना, विद्यापति इसको देसिल बहना के नाम से संबोधित करते हैं। उनका एक दोहा है, देसिल बहना सब जन मिठा ते सन जप हो अवहट्टा। यानी देसिल बहना, बहना यानी वाणी, देसिल वाणी सब जन मिठा, देसी वाणी सबको मीठी लगती है। ते यानी इसीलिए, ते सन सबको जप हो बट्टा, ते सन जपो ओट्टा, इसीलिए ते सन यानी मैं, जपो ओट्टा इसलिए मैं अवहट का जाप कर रहा हूँ, यानी मैं अवहट का प्रयोग कर रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना अवहट में की थी। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने इसको नाम प्राकृत भास हिंदी कहा है। अवहट को प्राकृत का आभास। हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जब अध्ययन किया, उसके तीनों रूप पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तीनों ही भाषाओं को प्राकृत नाम से संबोधित किया जाता है। जब अपभ्रंश का अंतिम दौर चल रहा था, इसका परिवर्तित दौर चल रहा था, हिंदी भाषा का जब उद्भव हुआ, उसमें अपभ्रंश के लक्षण मैंने भी बताया था 13वीं शताब्दी तक मिलते हैं। यानी हिंदी में प्राकृत का आभास था, अपभ्रंश का आभास था, इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इसको प्राकृताभास हिंदी का नाम दिया और पुराने विद्वानों ने इसको पुरानी हिंदी भी कहा है। कुछ रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की जिनको इतिहासकार अवहट की मानते हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा की। संदेश रासक अब्दुल रहमान की। ये सभी रचनाएं अवहट की मानी जाती है। धन्यवाद।